जी सर। तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे इशू एंड रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर। हमने इशू के बारे में बात कर रही थी कि कोई भी कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर को इशू करेगी तो भाई कितने टाइम के लिए इशू होगा, क्या क्या आपके प्रोविजंस होने चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो हमने बात की थी, है ना। रेजोल्यूशन के अंदर आप क्या क्या, जब आप रेजोल्यूशन कोई भी पास करोगे तो रेजोल्यूशन में कौन कौन से मैटर के रिगार्डिंग आप अप्रूवल लोगे। अब बात आता है कि जब आप नोटिस भेजोगे रेजोल्यूशन पास करने के लिए, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर, उसके रिगार्डिंग जो नोटिस भेजा जाएगा, उस नोटिस के अंदर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होगी साथ में। उस नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होगी एज पर सेक्शन 102। अब उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आप डालोगे, सबसे पहले डालोगे भाई साइज ऑफ इशू, कितना साइज होगा, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशू, कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे, वैल्यू ऑफ द ईच प्रेफरेंस शेयर की, प्रेफरेंस शेयर के पर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू क्या होगी, नेचर क्या होगा, कॉमुलेटिव नेचर के होंगे, नॉन कॉमुलेटिव नेचर के होंगे, पार्टिसिपेटिंग होंगे, नॉट पार्टिसिपेटिंग होंगे, कन्वर्टेबल होंगे या नॉन कन्वर्टेबल होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होगा इशू का, मैनर क्या होगा इशू का, प्राइस क्या होगा, बेस क्या होगा जिसमें हम, ये सारा सेम है जो हमने पीछे पढ़ा था ना, हमने उसकी बात की थी, जो हमने अभी पीछे इसकी बात की है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या प्राइवेट प्लेसमेंट, सेम उसी तरह से इसमें भी हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी बता के यहाँ पर चलेंगे, है ना। टर्म्स ऑफ रिडम्पशन क्या होगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के मैनर एंड मोड्स ऑफ रिडम्पशन क्या होगा, करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, एक्सपेक्टेड ईपीएस रेशियो क्या होगी, ईपीएस क्या होगा, तो आपको ये सारा क्या है बताना पड़ेगा आपकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर। समझ आ गए, क्लियर है। जी सर। हाँ। अब आता है यस रजिस्टर सर। ऑफ मेंबर टू कंटेन द पर्टिकुलर ऑफ प्रेफरेंस। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर का सेक्शन नोट करो, सेक्शन 88 होता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 88 होता है। तो व्हेन अ कंपनी इशू प्रेफरेंस शेयर, प्रॉपर क्या होगा, उनकी सारी की सारी जो एंट्री होगी, डिटेल होगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी आप डालोगे, उनके नाम, उनका एड्रेस, कितने नंबर ऑफ शेयर है, उनका पैन, उनका ऑक्यूपेशन, सब कुछ आप उसके अंदर डालोगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बड़े ध्यान से सुनना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब बात आती है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो रूल 9 है, सब रूल 6 state that company may redeem its preference share only on the terms on which they were issued or varied after due approval of preference shareholder under section 48 of the Companies Act। ये कहना चाह रहा है कि भाई कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर को तभी रिडीम कर सकती है, उन्हीं टर्म्स के ऊपर रिडीम कर सकती है जिस टर्म्स के ऊपर उनको क्या किया गया था, इशू किया गया था। या जो टर्म अगर आप चेंज कर रहे हो तो उस टर्म को चेंज करने के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 48, इसकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या प्रोसीजर क्या होता है रिडम्पशन का, बड़े ध्यान से सुनना, रिडम्पशन का प्रोसीजर क्या होता है। फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, ये पूरा प्रोसीजर है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें पूरा आता है। इसमें इशू वाला भी पॉइंट आएगा और इसमें रिडम्पशन वाला भी पॉइंट आएगा। भाई जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करेगी तो सबसे पहले आपके आर्टिकल के अंदर क्या होना चाहिए, अथोराइजेशन होना चाहिए। अगर आपके आर्टिकल के अंदर अथोराइजेशन नहीं है तो आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करोगे। कंपनी का किसी भी तरह से कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी ने पहले कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे और कंपनी ने उनका अगर रिडम्पशन हुआ है और उनके रिडम्पशन में कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है, या कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे करने में कोई डिफॉल्ट किया है, तो कंपनी नहीं कर सकती दोबारा से इशू प्रेफरेंस शेयर को। इंश्योर दैट द रेजोल्यूशन फॉर इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंटेन ऑल द रेलिवेंट पर्टिकुलर हैज मेंशन, और सारे के सारे रेलिवेंट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो प्रॉपरली मेंशन होंगी। इशू ऑफ नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग अलोंग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जो नोटिस इशू किया जाएगा जर्नल मीटिंग के लिए,
उनके साथ आप प्रॉपरली क्या करोगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी दोगे टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। और अगर आपकी उसमें आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जो भी हमने ऊपर पढ़ी उसमें आप पूरे की पूरी क्या दोगे, डिटेल देके यहाँ पर चलोगे। क्लियर है? अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो साथ के साथ आप स्टॉक एक्सचेंज को भी 2 दिन पहले, बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले आप स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट करोगे, पास करोगे स्पेशल रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी एमजीटी 14 फॉर्म के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर, जब रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप आरओसी में फाइल कर दोगे। जैसे ही आप अलॉटमेंट कर दोगे प्रेफरेंस शेयर की, प्रेफरेंस शेयर के अलॉटमेंट के 30 दिनों के अंदर अंदर आप PS3 फॉर्म भी क्या करोगे, फाइल करोगे। क्लियर है? समझ आ गए? साथ ही साथ अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर आप अपडेट करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, जिन जिनको आपने इशू किया है शेयर, उनका नाम वाम प्रॉपरली डालोगे, और ये पूरे का पूरा आप इसमें करके चलोगे। द कंपनी में रिडीम प्रेफरेंस शेयर ओनली ऑन द टर्म ऑन विच दे वर इशू और वेराइड आफ्टर ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर। कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है तो उन्हीं टर्म्स के ऊपर वो रिडीम कर सकती है जिनके बेसिस पे आपने पहले जो इशू करते टाइम आपने टर्म्स एंड कंडीशन रिडम्पशन की बताई थी, या आपने कोई चेंज की है तो चेंज आप प्रेफरेंस शेयर के अप्रूवल के बाद ही कर सकते हो। द प्रेफरेंस शेयर मे बी रिडीम हैज गिवन बिलो। अब प्रेफरेंस शेयर रिडीम कब किए जा सकते हैं? पहला, या तो आपने बताया था कि 5 साल बाद, अगर आपने बोला कि 5 साल बाद इस डेट पे प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएंगे, अगर वो क्या है, इवेंट हो चुका है, वो टाइम आ चुका है, तब आप अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो। या कंपनी अपने ऑप्शन पर कभी भी रिडीम कर सकती है, या शेयर होल्डर अपने ऑप्शन पर कभी भी रिडीम करवा सकते हैं। क्लियर? समझ आ गई? जी सर। हाँ। The notice of redemption of preference shares shall be filed by the company with the registrar in form SS7 along with the altered MOA with the fees specified in the registration of office and fees rule within 30 days of redemption of preference share। जब कंपनी का प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो जाएगा तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को आरओसी में फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म? SH7। और इसके साथ जो कंपनी का अल्टर्ड एमओए है वो भी अटैच करना पड़ेगा। अल्टर्ड एमओए क्यों अटैच करना पड़ेगा? क्योंकि एक बार जब रिडम्पशन हो जाती है तो रिडम्पशन होने से कंपनी की जो शेयर कैपिटल है क्या होगी, कंपनी की शेयर कैपिटल में किस तरह का चेंज आएगा, बताओगे मुझे? रिडम्पशन होने से कंपनी की शेयर कैपिटल में चेंज कैसा आएगा, बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी ना। कैसे बढ़ेगी मुझे बताओ? रिडेम्पशन का मतलब, अभी आप मेरे को लग रहा है रिडेम्पशन का मतलब ही नहीं समझ पाए थे। क्या मतलब क्या होता है रिडेम्पशन का, मुझे ये बताओ। सर लोन का शेयर हम इशू करते हैं, उसको हम पे करते हैं। सर वो रीपेमेंट होगी ना, रीपेमेंट। हाँ तो रीपेमेंट कैसे होगी मुझे बताओ। रीपेमेंट का मतलब होता है कि भाई रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को शेयर इशू किए, उसके बदले में पैसा लिया, आपके पास शेयर कैपिटल आई, है ना? अब रिडेम्पशन में आप अपना शेयर वापस ले रहे हो और कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में से पैसा वापस कर रही है, तो कंपनी की तो शेयर कैपिटल कम हो गई ना, रिडक्शन हो रहा है ना। अब रिडक्शन जब हो रहा है तो कम जब हो रहा है तो पेड अप शेयर कैपिटल। रिडक्शन के अंदर फिर अपन क्यों करेंगे, फिर एमओए क्यों लगाएंगे अपन? तो एमओए के अंदर आप बताते हो ना कि कंपनी के प्रेफरेंस शेयर की डिटेल्स, पेड अप का भी इतना पूरा, उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं रिडक्शन के रिगार्डिंग, जो आपकी रिडक्शन हो रही है कैपिटल, तो उस रिडक्शन के रिगार्डिंग आप बताओगे ना। फिर एमओए के अंदर चेंज होता है ना, रिडक्शन होती है जब कैपिटल की। जी सर, मुझे लगा कि अथराइज शेयर कैपिटल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल चलो चेंज ना हो, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग जो होता है प्रॉपर्ली, आप जो अपना बताते हो रिडक्शन के रिगार्डिंग, वो तो आप पॉइंट करोगे ना, उसमें प्रॉपर्ली बताओगे एमओए के अंदर, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल जाती है शेयर होल्डर की, भाई इतना है, और कंपनी की साथ के साथ जो अभी ऑथराइज शेयर कैपिटल इतनी है और पेड अप कैपिटल इतनी है, पूरा डिटेल जाता है उसके अंदर। लास्ट के आप उसमें देखना पेज के अंदर
और उसमें डिटेल होती है सब्सक्राइबर लिस्ट से ऊपर कि कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट इतना है एंड पेड अप कैपिटल एट द सेम टाइम इतनी है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल के रिगार्डिंग जो रिडक्शन आएगी तो उसका चेंज आपको अपनी पेड अप कैपिटल में जो रिडक्शन आएगी उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एमओयू में चेंज करना पड़ेगा और साथ के साथ रिडक्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है, चेंज हो रहा है आपको। जब रिडक्शन की बात आ जाती है तो रिडक्शन के रिगार्डिंग जी सर। फॉर्म SS7 जो है फाइल होता है आरओसी के अंदर। क्लियर है? जी सर क्लियर है। हाँ, और जब कंपनी एक बार अलॉटमेंट कर देगी, वंस द अलॉटमेंट इज मेड, द कंपनी जब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट कर देगी, अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी के अंदर फॉर्म PS3 फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं सर क्लियर नो है। सर नहीं डाउट। हाँ, डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट ऑफ अलॉटेड शेयर। जब कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू कर देगी, तो 2 महीने के अंदर अंदर शेयर सर्टिफिकेट भी अलॉट कर देगी और इंटीमेट करेगी प्रॉपरली किसको, डिपॉजिटरी को, प्रॉपरली डिपॉजिटरी को इंटीमेट करेगी। तो ये बात होगी हमारी पूरे प्रोसीजर की, किस तरह से कंपनी क्या करती है, शेयर करती है, रिडेम्पशन के रिगार्डिंग किस तरह से होता है। तो पूरा एक बार इस तरह से बताना पड़ेगा प्रोसीजर, आपको ये ध्यान रखना है। तो प्रॉपरली आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और जब भी रिडेम्पशन होता है, जब भी कंपनी का रिडेम्पशन होता है, या तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हो रहा है या कंपनी में इक्विटी शेयर का बायबैक हो रहा है, दोनों केस के अंदर क्या होता है, शेयर कैपिटल में डिक्रीज होती है कंपनी की, क्योंकि पैसा कंपनी वापस करती है ना, शेयर कैपिटल का पैसा होता है वो कंपनी वापस कर देती है, तो जी शेयर सर। कैपिटल कम हो जाती है ना हमारी। क्लियर है। आगे बढ़े। जी सर। अब आता है फर्दर इशू ऑफ शेयर, इंपॉर्टेंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास आगे का टॉपिक आता है फर्दर इशू ऑफ शेयर। फर्दर इशू ऑफ शेयर, फर्दर इशू ऑफ शेयर की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 62 बात करता है फर्दर इशू ऑफ शेयर। अब सेक्शन 62 के अंदर 3 पार्ट आते हैं, इसमें 3 तरह के होते हैं इशू, 3 तरह के फर्दर इशू ऑफ शेयर 3 तरह से होता है। पहले आता है आपका सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, जो कि राइट इशू की बात करता है। दूसरा आपका आता है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज बी, जो कि इसोप्स की बात करता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की। और सेक्शन जो थर्ड वाला आपका आता है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज सी, ये बात करता है इशू ऑफ शेयर ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। क्लियर है? समझ आ गई? अब राइट इशू क्या होता है, जी सर। इसोप्स क्या होता है, प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीनों में से कम एक आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा, आपको बड़े ध्यान से समझना है। क्लियर है? अब बात करते हैं राइट इशू। जी सर। राइट इशू जो दिया जाता है पर्सन्स को दिया जाता है, हमेशा ये राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। राइट इशू किसे जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। उनको एक राइट दिया जाता है कि भाई आपके पास, हम राइट आपको देते हैं, हम एक ऑफर लेके आ रहे हैं, आपके पास राइट है, आप इतने नंबर ऑफ शेयर इस प्राइस पे हमसे ले सकते हैं। पर्सन हु एट द, पर्सन कौन है, हु एट द टाइम ऑफ ऑफर, जब राइट इशू लेके आ रहे हैं, आर द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ये ऑफर दिया जाता है। और ये इन प्रपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द दूसरे, जितना उन्होंने क्या किया जाता है, मतलब ये किसके प्रपोर्शन में दिया जाता है, इन प्रपोर्शन टू द पेड अप शेयर ऑन दूसरे, और उनको लेटर ऑफ ऑफर कंपनी क्या करती है, सेंड करती है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो आपसे अगर कोई पूछे राइट इशू किनको दिया जाता है तो आप क्या बताओगे, सर एग्जिस्टिंग पार्टनर पर्सन। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या किया जाता है, एग्जिस्टिंग उनको शेयर होल्डर। ऑफर दिया जाता है। क्लियर है? जी सर। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं हम। यस सर।
जी सर। दूसरा बात करते हैं। अब आता है राइट इशू। अब आता है हमारे पास सॉरी एम्प्लॉय। जो इसोप्स होता है वो कंपनी के एम्प्लॉय को दिया जाता है अंडर द स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। जो शेयर इशू किए जाते हैं, जो ऑफर किए जाते हैं, वो एम्प्लॉय को, जो कंपनी के एम्प्लॉय है ना, उनको ऑफर किए जाते हैं सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन बाय पास बाय द कंपनी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे, अगर आपकी अदर देन प्राइवेट कंपनियां हैं तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, और कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो ये इनको दिया जाता है। और तीसरा आता है प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल जो होता है वो दिया जाता है कुछ स्पेशल लोगों को, जिनको प्रेफरेंशियल, वेदर और नॉट दूस पर्सन इंक्लूडिंग इन पर्सन रेफर्ड इन क्लोज ए और बी। इनमें से हो भी सकते हैं, ए और बी में से हो सकता है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कोई पर्सन हो या ना हो, लेकिन जो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की जाती है ये कुछ स्पेसिफाइड लोगों को की जाती है। समझ आ गई? तीनों समझ आ गए? अगर किन्हीं स्पेसिफाइड लोगों को कर रहे हो, किन्हीं कुछ सिलेक्टेड लोगों को कर रहे हो, स्पेसिफाइड लोगों को कर रहे हो, स्पेशल लोगों को कर रहे हो, तो वो प्रेफरेंशियल बेसिस पे होता है। एम्प्लॉय को कर रहे हो तो उसको ईसोप्स के तहत दिया जाता है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर रहे हो तो उसको राइट इशू के बेसिस पे किया जाता है। समझ आ गए? क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास शुरू होता है राइट इशू। सबसे पहले हमारे पास आता है राइट इशू। राइट इशू का सेक्शन आप याद कर लेना, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज ए एंड रूल 12 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। ओके। नो सर। अब आता है डेफिनेशन क्या होती है राइट इशू की। राइट इशू की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन का मतलब इशू ऑफ शेयर टू दोज हु एट द डेट ऑफ ऑफर आर द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी in proportion to the paid up share capital on those share by sending a letter of offer। मतलब ये क्या होता है कि भाई इशू ऑफ शेयर टू दूस, राइट इशू का मतलब होता है उन लोगों को शेयर इशू करना जो जिस दिन हमने ऑफर लेटर इशू किया वो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर थे। और वो किन के प्रपोर्शन में? भाई ऑफर मतलब इशू ऑफ शेयर टू दूज हु एट द डेट ऑफ ऑफर आर होल्डर ऑफ equity shareholder of the company in proportion to the paid up share capital on those share by sending letter of offer। राइट इशू के लिए प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज नहीं होता, राइट इशू के लिए यूज होता है सेंडिंग लेटर ऑफ ऑफर यूज होता है, और ये हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। और ये किसके प्रपोर्शन में दिया जाता है? इन प्रपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर है? अब कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? ऑफर शैल बी मेड बाय द नोटिस। जो ऑफर दिया जाता है नोटिस के द्वारा दिया जाता है। नोटिस जो होता है उसमें लिखा जाता है कितने नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए जाएंगे। लिमिट किया जाता है टाइम, लिमिटिंग द टाइम नॉट लेस देन 15 डे। कम से कम मिनिमम टाइम जो दिया जाता है 15 दिन का, और सच लेसर नंबर ऑफ डे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड नॉट मोर देन, मैक्सिमम टाइम दिया जाता है 30 डे फ्रॉम द डेट of the offer within which the offer if not accepted shall be deemed to have been declined। भाई आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई जितने टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना है। अगर आपने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। समझ आ गई? आपको जब ऑफर लेटर दिया जाता है, जब लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है तो उसका कम से कम 15 दिन का और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का टाइम आपको दिया जाता है जिसमें आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, या तो आप बता दो कि हमें एक्सेप्ट नहीं करना। अगर आपने कुछ भी नहीं बताया, हम मान लेंगे कि आपने ऑफर इसको क्या कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है। समझ आ गई? क्लियर है?
जी सर। अब क्या होता है, ऑफर शैल बी डीम टू इंक्लूड राइट ऑफ रेनंशिएशन। रेनंशिएशन का मतलब होता है कैंसलेशन, कैंसलेशन या फिर सैक्रिफाइस। मान लो कंपनी ने मंशा को लेटर भेजा, ऑफर दिया कि भाई हम आपको राइट इशू दे रहे हैं, आपके पास 5,000 इक्विटी शेयर हैं, इसके बदले में भाई आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, हम आपको 5,000 और राइट इशू ऑफर कर रहे हैं, इसका प्राइस ये है, हम इतने दिनों का आपको टाइम देते हैं, आपके पास राइट है या तो एक्सेप्ट कर लो या आपके पास राइट टू रेनोशिएशन भी है। रेनोशिएशन का मतलब होता है अपने राइट को किसी दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर देना। आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई मैं तो अपना ऑफर नहीं ले रही, लेकिन मैं अपना राइट किसको दे रही हूं, सौरभ के दे रही हूं। सौरभ जो मुझे ऑफर मिल रहा था वो एक्सेप्ट कर सकता है, सौरभ को चाहे तो वो ले सकता है, मैं अपने राइट को रेनोन्सिएशन कर रही हूं, मैं अपने राइट को सेक्रीफाइस कर रही हूं, और ये राइट मैं किसको दे रही हूं, सौरभ को दे रही हूं। समझ आ गई? ठीक है सर। हाँ, the offer shall be deemed to include a right to renunciation unless the article of the company otherwise provide. The notice referred to shall contain statement of the this right. नोटिस के अंदर इस रेनुंशिएशन के राइट की पूरी स्टेटमेंट भी होगी। If the right is rejected by the equity shareholder after the expiry of the time specified in the notice or aforesaid, or receipt of earlier intimation from the person to whom such notice is given that he declined to accept the share offered, कि भाई यह क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉपर वो भी कर सकते हो, राइट टू रेन्यूशिएशन के केस में आप ये भी बता सकते हो कि आप या तो पहले ही बता दो कि मैं शेयर नहीं लूंगा, आप चाहो तो मेरा ये राइट उसको भी दे सकते हो, या आप जब टाइम खत्म हो गया उसके बाद में भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कंपनी को कि भाई मैं मुझे नहीं लेना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिस्पोज ऑफ देम इन सच मैनर विच इज नो डिसएडवांटेज टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही आपने रेनोन्सिएशन का राइट एक्सरसाइज किया, जो आपको शेयर मिल रहे थे, तो उन शेयर को कंपनी फिर क्या कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी। समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक डाउट हो किसी का तो मुझे बताओ, यहां तक आप लोगों में से किसी को? हाँ जी, ठीक है, जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नोटिस जो है, ये नोटिस किन किन को कैसे कैसे भेजा जाता है, आप स्पीड पोस्ट के थ्रू, कुरियर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, हैंड डिलीवरी के थ्रू आप भेज सकते हो टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। जैसे ही ओपनिंग ऑफ इशू होगी उससे कम से कम 3 दिन पहले क्या होना चाहिए, ये पहुंच जाना चाहिए शेयर होल्डर के पास। समझ आ गई? ठीक है जी सर। अब ये होता है राइट टू रिनाउंस द ऑफर। क्या होता है राइट टू रिनाउंस द ऑफर, क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। Unless the article of the company otherwise provide, director must state in the notice of offer of right share in the fact that the shareholder has also the right to renounce the offer in whole or in part in favor of some other person. Renounce मतलब sacrifice, उनके पास sacrifice या तो पूरी तरह से या फिर कुछ आधा पार्ट वो दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है, उसके फेवर में sacrifice कर सकता है अपने राइट को। However, in case of private company case, 90% of the member of the private company have given their consent in writing or in electronic mode. The period lesser than those specified in sub clause or in subsection shall apply. ये कहना चाह रहा है कि भाई आपको राइट टू रेनोन्सिएशन का राइट दिया जाता है, कि भाई आपको राइट टू रेनोन्सिएशन का राइट दिया जाता है, और जो एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि भाई आप जो भी बताओगे एक टाइम पीरियड के अंदर बताओगे। और ये नोटिस की जो बात हो रही है, ये वाला यहाँ से काट दो, ये वाला एक्स्ट्रा हो जाए, ये वाला ए या वाला ये काट दो,
यहाँ से ये काट दो, ये कुछ एक्स्ट्रा लाइन है, ये इसमें नहीं आएगी। ये यहाँ पे राइट टू रेनोशिएशन का बात कर रहा है कि भाई अगर आपको नहीं लेना तो आप या तो पूरे का पूरा पार्ट अपना या कुछ पार्ट रिनाउंस कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन के फेवर में। और ये जो सेक्शन 62 के प्रोविजंस है ये सारी कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, सिर्फ निधि कंपनी को छोड़ के, निधि कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होते। अब बात कर लेते हैं रिस्ट्रिक्शंस की। The restriction contained in section 62 of the act regarding issue of further share do not apply to, जो restrictions है जो कंटेन की गई हैं सेक्शन 62 के अंदर रिगार्डिंग इश्यू ऑफ फर्दर शेयर, ये किस पे अप्लाई नहीं होती? इंक्रीज ऑफ सब्सक्राइब इक्विटी सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी कोज बाय एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन एज अ टर्म अटैच्ड टू द डिबेंचर इशू और लोन रेज बाय कंपनी टू कन्वर्ट सच डिबेंचर और लोन इनटू द शेयर इन द कंपनी। मान लो कंपनी ने आपको डिबेंचर इशू कर रखे थे कन्वर्टिबल, आपके पास ऑप्शन था, आप अपने या आपने लोन ले रखा था कंपनी से, सॉरी कंपनी को आपने लोन दे रखा था, तो भाई आपके पास ऑप्शन है, अगर आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो और उसके बदले में आपको इक्विटी शेयर मिल रहे हैं तो आप उसको क्या नहीं कहोगे? उसको फर्दर इशू ऑफ शेयर नहीं कहोगे। इट इज नॉट फर्दर इशू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे सेक्शन 62 एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर है? समझ आ गई? यस सर। हाँ, बट क्या करना है सर एक आपको बार और बता दें। कि भाई मान लो आप डिबेंचर होल्डर हो कंपनी के, आपको कन्वर्टिबल डिबेंचर कंपनी ने इशू कर रखे हैं या फिर आपने कंपनी को लोन दे रखा है और टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था कि आपके पास राइट है, आप इनको इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर उस कन्वर्जन की वजह से आपको इक्विटी शेयर मिल रहे हैं तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरे को राइट इशू मिल रहा है, नहीं। यहाँ पे सेक्शन 62, यहाँ पे फर्दर इशू ऑफ शेयर वाला प्रोविजन नहीं लगता, तो यहाँ पे सेक्शन 62 अप्लाई नहीं होता। समझ आ गई? लेकिन कन्वर्जन करते टाइम आपको सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। क्लियर है? यहां तक समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। जी सर आगे। दूसरा क्या है? कन्वर्जन ऑफ पार्ट और होल ऑफ द डिबेंचर इशू or to loan obtained from government in the share of the company in pursuance of direction issued by that government in public interest on such terms and condition has appear to be fair and reasonable to the government even if the term of issue or debenture or loan do not contain the term provide option for such conversion। मान लो कंपनी ने गवर्नमेंट को कोई डिबेंचर इशू कर रखा था या गवर्नमेंट से कोई लोन ले रखा था, चाहे टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कन्वर्जन के बारे में बात लिखी हो या नहीं लिखी हो, अगर गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दी कि भाई नहीं, आपके ये डिबेंचर और जो ये लोन आपने हमसे ले रखा है इसके बदले में हमें आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर चाहिए, तो अगर उस चीज की वजह से कंपनी इक्विटी शेयर गवर्नमेंट को दे रही है तो यहाँ पे भी क्या होगा? सेक्शन 62 की जो कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर है? अगर कंपनी को मान लो, चलो ठीक है, यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, लेकिन कंपनी को लगता है कि भाई मैं इशू नहीं करूंगी, मैं इक्विटी शेयर इशू नहीं करूंगी, तो कंपनी के पास राइट है वो 60 डे के अंदर अंदर, जिस दिन गवर्नमेंट का ऑर्डर उसके पास आया 60 डे के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकता है एनसीएलटी के अंदर। उसके बाद एनसीएलटी जैसे एनसीएलटी को ठीक लगा उस हिसाब से एनसीएलटी क्या कर लेगी? कंसीडर करके यहाँ पर चलेगी। पहले 2 पॉइंट समझ आ गए? पहले 2 पॉइंट में किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है। हाँ, जी सर क्लियर। इन डिटरमाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कन्वर्जन, जब गवर्नमेंट कन्वर्जन की टर्म्स एंड कंडीशन को डिटरमाइन करेगी कि भाई गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था लेकिन अब कंपनी पैसा नहीं दे रही और गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई अब हमें अपने कंपनी के शेयर होल्डर बनना है और हमें शेयर इशू करो, लेकिन ऐसे नहीं गवर्नमेंट कह देगी, कंपनी चेक करेगी कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, गवर्नमेंट चेक करेगी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और ये सब देख के ही फिर गवर्नमेंट आगे का ऑर्डर पास करके यहाँ पर चलेगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ।
क्लियर है सर। हाँ, अब क्या है, जी सर क्लियर है। हाँ, where the government has by order made under section 64 subsection 4 direct that any debenture or loan or any part thereof shall be converted into share in a company and where no appeal has been preferred to the tribunal under section 64 subsection 4 or where such appeal has been dismissed, the memorandum of such company shall, where such order has the effect of increasing the authorized capital of the company, stand alter. मान लो कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि भाई आपकी कंपनी के जो जो हमने आपको लोन दे रखा है, आप क्या करो, हमें शेयर दे दो। बट क्या हो रहा है, मान लो दो चीजें होंगी, कंपनी या तो अपील फाइल करेगी, अगर कंपनी नाराज है गवर्नमेंट के ऑर्डर से तो अपील फाइल करेगी। मान लो दो चीजें हो सकती हैं, अगर कंपनी ने अपील फाइल नहीं की तो उसको गवर्नमेंट को इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। अगर एनसीएलटी में उसने अपील फाइल की लेकिन उसकी अपील डिसमिस होगी तब भी उसको इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। लेकिन इन इक्विटी शेयर को इशू करने की वजह से अगर कंपनी के थोराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अपने मेमोरेंडम के अंदर भी साथ के साथ चेंज करना पड़ेगा। कंपनी को अपने मेमोरेंडम के अंदर प्रॉपर्ली उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। राइट इशू क्लियर है? राइट इशू को लेके किसी का कोई डाउट जी तो सर मुझे क्लियर है। बताओ, फिर हम आगे बढ़े। जी सर ठीक है, क्लियर है सर। हाँ। राइट। अब आता है हमारे पास एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब बात करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की। इसको लिखो सेक्शन 62 क्लोज 1, ये बी है। सेक्शन 62 क्लोज 1, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज बी एंड रूल 12 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, प्लान कह लो या स्कीम कह लो, इसोप्स है, उसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लोज 37 के अंदर। इसका सेक्शन क्या है? इसका सेक्शन है 2 क्लोज 37। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है? इट मींस कोई भी ऑप्शन जब कंपनी ने दिया है अपने डायरेक्टर को, अपने ऑफिसर को, अपने एम्प्लॉय को, कंपनी जब अपनी एम्प्लॉय को, अपनी ऑफिसर को, अपने डायरेक्टर को कोई ऑप्शन देती है या फिर अपनी होल्डिंग कंपनी के किसी डायरेक्टर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉय को कोई ऑप्शन देती है या फिर अपनी सब्सिडरी कंपनी के किसी डायरेक्टर एम्प्लॉय को कोई ऑप्शन देती है ना, कि भाई if any which gives such director officer employee the benefit or right to purchase, जिसमें क्या होता है, उन डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय के पास बेनिफिट आता है, राइट आता है टू परचेज टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, कि भाई आप एक फ्यूचर डेट पे, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे हमारी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हो। अगर ये राइट कंपनी दे रही है किसी को तो उसे बोला जाता है, क्या किसी डायरेक्टर एम्प्लॉय या ऑफिसर को दे रही है तो उसे बोला जाता है ये क्या है, ये ईसोप है। ये क्या है? ये ईसोप है। इसमें फिर कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो ईसोप्स के लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो ईसोप के लिए कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। समझ आ गए? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ें। क्लियर है सर यहाँ तक? हाँ। जी सर क्लियर है। अब आता है क्या होता है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है? एम्प्लॉय की डेफिनेशन, एम्प्लॉय का मतलब होता है कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो या तो इंडिया में काम कर रहा है या उस बाहर, इंडिया से बाहर काम कर रहा है। कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जो इंडिया में काम कर रहा है या इंडिया से बाहर काम कर रहा है, परमानेंट एम्प्लॉय है, या फिर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वेदर अ फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और नॉट, बट एक्सक्लूड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को छोड़ के बाकी कोई भी डायरेक्टर हो तो वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा। या फिर जो हमने क्लोज ए और बी में बात की, अगर वो आपकी होल्डिंग कंपनी के या फिर आपकी सब्सिडरी कंपनी के भी कोई एम्प्लॉई हैं तो वो भी इसमें काउंट होकर यहाँ पर चलेंगे। लेकिन इसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा? कोई भी एम्प्लॉई हु इज अ प्रमोटर। अगर आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉई कंपनी का प्रमोटर है, मतलब कोई मालिक है कंपनी का, या फिर प्रमोटर ग्रुप,
या मालिक के ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएगा। या फिर कोई भी डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव और थ्रू एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड मोर देन 10% ऑफ द इक्विटी शेयर, या कोई भी डायरेक्टर या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के अंदर 10% आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर होल्ड करता है तो वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्लियर है? जी सर क्लियर। यहां तक क्लियर है तो मुझे बताओ। अब बात करते हैं जी कि सर। जो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास सर करेगी। हाँ कुछ कह रही हो सर मैं ये मनसी? पूछ रही थी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर जी एम्प्लॉय के अलावा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी तो आएंगे ना? एम्प्लॉय की डेफिनेशन में शेयर होल्डर नहीं आते। एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्योंकि शेयर होल्डर ओनर्स होते हैं। नहीं वो नहीं पूछ रही मैं। नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं आएंगे, जी सर राइट? मैं ये पूछ रही थी, एम्प्लॉय नहीं स्टॉक नहीं नहीं ऑप्शन नहीं नहीं, स्कीम के अंदर। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अंदर सिर्फ आपके ठीक है सर। एम्प्लॉय और डायरेक्टर एम्प्लॉयज रहते आएंगे। हैं। एम्प्लॉय या डायरेक्टर रहते हैं। हो सकता है वो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपके एम्प्लॉय और डायरेक्टर होने चाहिए। वो कौन होने चाहिए आपके सामने आ गया है। अगर कंपनी सिर्फ एम्प्लॉय को ना करके अपने जी एग्जिस्टिंग सर। शेयर होल्डर को सिर्फ अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है तो वो मैटर राइट इशू का चला जाता है। वो फिर जहाँ पे कंपनी राइट। स्पेसिफिकली यहाँ पे ये बोल देती है कि हम अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स के लिए लेके आ रहे हैं ऑफर, तो वो इसोप्स के अंदर होता है। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? जी सर। जी सर। यहाँ तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है क्लियर है। जी सर क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं हम। जी सर। यस सर। अब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो आप रेजोल्यूशन पास करोगे और नोटिस दोगे, नोटिस के साथ जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप अटैच करोगे, उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर आप क्या क्या चीजें बताओगे। उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देनी बताएगी कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर दिए जा रहे हैं, एम्प्लॉय के बारे में पूरा बताना जाएगा, अप्रेजल प्रोसेस पूरी बतानी जाएगी, भाई कित वेस्टिंग पीरियड, ऑफर पीरियड बताया जाएगा। ऑफर पीरियड कहते हैं इसको, वेस्टिंग पीरियड। मैक्सिमम पीरियड बताना जाएगा कि कितने टाइम के अंदर अंदर एम्प्लॉय को मिल जाएंगे शेयर। फॉर्मूला प्राइस आपने कैसे डिसाइड किया वो पूरा, एक्सरसाइज पीरियड, लॉक इन पीरियड, ये आप सारे का सारा अपनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ऑफ ऑप्शन एक एम्प्लॉय को दिए जा सकते हैं, मेथड कि भाई जो ऑप्शन लेके आ रहे हैं उसकी वैल्यू आपने किस तरह से निकाली, वो सारे का सारा। उसके बाद क्या है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, कंपनी को छोड़ के चला गया, तो भाई क्या उसको ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी बताना पड़ेगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा बताना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पूरा बताना पड़ेगा, टाइम पीरियड बताना पड़ेगा कि जिसके अंदर एक एम्प्लॉय इसको एक्सरसाइज करे ऑप्शन को। ये पूरे का पूरा आपको पूरा अपनी उसमें बताना पड़ेगा। तो ये आपके पास आता है क्या, यहाँ तक आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का जो अभी तक मेन कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगे वाला थोड़ा टेक्निकल है, उसमें मेरा टाइम लगेगा आपको समझाने में, बट अभी तक यहाँ तक इतना ही करो, आपके लिए ज्यादा हो जाएगा फिर, तो आप आराम से इसको इतना पढ़ो। नेक्स्ट क्लास के अंदर आई विल ट्राई कि भाई मोस्ट प्रोबेबली मैंने बोला है कि इसमें हमारी 3 क्लास जाएंगी कम से कम, तो 3 क्लास अगर आने वाली 2 क्लास के अंदर, एक क्लास हमारी हो चुकी है, आने वाली 2 क्लास